जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे भाई आप सभी लोग, क्या हालचाल है? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? कमेंट करके एक बार जरूर आप सभी लोग बताइए। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे भाई? एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए दिल से। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि जितने लाइक्स आता है मैं उन्हीं के लिए बस वीडियो बनाता हूँ, बाकी तो लगता है मुझे किसी के लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं। सच बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी, क्योंकि ये आपका प्यार बताता है। ठीक ना? चलिए भाई, जुड़ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं फिर। आज के इस वीडियो में आपको कुल टोटल 25 एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। ठीक ना? और अपने साथ आप सभी लोग कॉपी पेन भी जरूर रखिए। ठीक ना? और जिससे जो भी आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप सभी लोग अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन करिए। ठीक है? तो चलिए साथियों, हाथ से हाथ मिलाएं और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे वीडियो, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे फिजिकल एजुकेशन को उतना आगे लेकर के जाएंगे हम सभी। ठीक है? तो प्रश्न वही जो एग्जाम में आए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है? वाह, कितना अच्छा फैक्ट है यार कि योर फॉलोअर्स इज नॉट ऑलवेज योर फैन। आपके फॉलोअर्स कभी हमेशा फैन नहीं हो सकते। सच बात है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों कि भारत में खेल मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया? एच सी बक, डॉक्टर मनसुख मंडवालिया, गुरुदत्त सोडी या फिर जनरल के एम करियप्पा? कमेंट और आंसर, जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा स्वर्ण अक्षरों में इस यूट्यूब के इतिहास में। ठीक है? चलिए, तो पहला आंसर आ रहा है अमनप्रीत जी का। ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही जवाब है इनका, डॉक्टर मनसुख मंडवालिया। करंट टाइम में प्रेजेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं भारत के। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस साल मिला था? इन विच ईयर सचिन तेंदुलकर रिसीव भारत रत्न अवार्ड? कब इनको दिया गया था? 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में? कब दिया गया था साथियों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड? अच्छा, एक चीज आप लोग बताइएगा कि जितने भी लोग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, खास तौर से जो लोग गेम से रिलेटेड है, ठीक है, वो लोग जो यह क्रिकेट की जो प्रचार करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं लोग, पैसा लगाओ जीतो या फिर किसी और चीज को प्रचार करते हैं, क्या ये लोग अच्छा करते हैं? ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं या फिर ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देते हैं? एक बार जरा अपने आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्या ये लोग अच्छा करते हैं? ठीक है? मैं तो नहीं लाइक करता हूँ, सच बता दे रहा हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई कोर्स करके जाते नहीं है, ऐसे एंट्री हो जाती डायरेक्ट। काफी ज्यादा होते हैं लाइक करने वाले। ठीक है? क्योंकि कब कोई स्टार बन जाए कुछ नहीं पता। हाँ, मानता हूँ ये क्रिकेट गेम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लोग बस पैसे कमाने के पीछे अंधाधुंध आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना? हाँ, लिख रहे हैं सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, एकदम सही लिख रहे हैं राजकुमार यादव जी। ठीक है? अमनप्रीत ने सिंगल सचिन को मिला है ये अवार्ड, एकदम सही बात है, मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अवार्ड ले लेना चाहिए वापस। ठीक है? समाज में जहर डालते हैं, एकदम सही लिख रहे हैं अनुपम राज जी, सही कह रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे की जरूरत होती है, किसी और चीज की नहीं। सच बता दे रहा हूँ, मैं रहता ना अगर स्पोर्ट में तो मैं पक्का नहीं देता इन लोग, कभी भी नहीं। चलिए,
तो इनको इनको अवार्ड कब मिला था? तो 2014 मिला मिला था। ठीक है, ये स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा देते हैं सचिन तेंदुलकर जी, आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? द वर्ड एनाटॉमी इज डेवर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, या फिर रोमन भाषा से? जो एनाटॉमी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, एक बार दिल से यार लाइक कर दो यार सब लोग, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि जितने लाइक्स आते हैं बस उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बाकी तो मैं किसी के लिए वीडियो बनाता ही नहीं। ऐसा ही है क्या? क्या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं? हम्म। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराफिन थेरेपी को क्या भी कहा जाता है? व्हाट इज पैराफिन थेरेपी आल्सो कॉल्ड? आइस थेरेपी, डायथर्मी, वैक्स थेरेपी, या फिर क्रायोथेरेपी? क्या कहा जाता है पैराफिन थेरेपी को? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो पैराफिन थेरेपी को साथियों ये कहा जाता है वैक्स थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको पैराफिन थेरेपी आल्सो कॉल्ड पैराफिन वैक्स थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, हॉट वैक्स भी थेरेपी कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ए लीवर? कितना होता है भैया, बताओ सब लोग। 1 किलो, 1.5 किलो, 4 किलो, 8 किलो? क्या किलो होता है बताओ यार भाई, सब लोग मिलके एक साथ। देखो यार सच बता दे, बनावट की दुनिया जीने में मजा नहीं आता। सच बात तो ये है, रियलिटी में जिएंगे ना तो कहा जाता है ना, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना आधा रहेगा। ठीक है, ज्यादा फैशनबाजी के चक्कर में जिंदगी खत्म हो जाती है। चलिए, तो ये होती है साथियों 1.5 kg होती है, लगभग 1.5 kg होती है। ठीक है, ये किसकी यहाँ पे बात हो रही है? ये ह्यूमन की। ठीक है, और महिलाओं की यहीं पे होती है 1 kg से लेकर के 1.8 kg होती है, ये किसकी? महिलाओं की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोवा ब्रेस मोटर शिक्षा परीक्षण में कितने स्टंट है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इनोवा ब्रेस मोटर एजुकेशन टेस्ट? इसमें कुल कितने टेस्ट आइटम्स होते हैं आयोवा ब्रेस मोटर एजुकेशन टेस्ट में? 7, 15, 21, या फिर 25? कितने होते हैं साथियों? तो साथियों जो कुल आइटम होते हैं इसमें कुल 21 आइटम होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैक्टिक एसिड किस कारण बनता है? ठीक ना, लैक्टिक एसिड बिल्डअप इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू व्हाट? किसके कारण बनता है? फटीग के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, ऑक्सीजन डेप्थ के कारण, या फिर
हाइपोथर्मिया के कारण, किसके कारण बढ़ता है, बनता है। ठीक है, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत लोग मैं देख रहा हूँ गलत आंसर दे रहे हैं, गलत नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ फटीक, क्यों फटीक भैया, पहले फटीक होगी। ऑक्सीजन डेप्थ के कारण, ठीक ना, पहले ऑक्सीजन की कमी होगी, सांसी तो लेते हैं पहले ना। ठीक है, ऑक्सीजन डेप्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था। हु गिव द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक ना, हम गलतियां करते हैं, अक्सर करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक ना। जैसे प्रीवियस के ईयर में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने गलतियां की, वो गलतियां इसमें नहीं करना है, ये चीजें हमें सीखना है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, कोक्का ने, या फिर स्किनर ने। हम लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, सच बता दे रहे हैं, मैंने भी बहुत गलतियां की है और करता भी हूं, लेकिन उस गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है हम लोगों को, नहीं सीखते हैं तो फिर गलत करते हैं, सच तो बात है। तो उन गलतियों से सीखिए कि दोबारा गलतियां न हो। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था किसने, ये एल थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इन्होंने किस जानवर पे वो किया था, तो बिल्ली पे किया था। बिल्ली का काम क्या था, एक पिंजरे में बंद कर दिया, बार बार उसमें उछल कूद करती रही, एक बार उसका हाथ लग गया और दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलने के बाद बार बार फिर वो सीख गई। तो ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड यही होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के समूह आम तौर पर एकजुट होते हैं, विच टाइप ऑफ ग्रुप आर जनरली कोहेंसिव। ठीक है, किस प्रकार के समूह आमतौर पर एकजुट होते हैं पूछा जा रहा है। क्या स्मॉल ग्रुप होते हैं, लार्ज ग्रुप होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, या फिर स्केल्टेड ग्रुप, किस टाइप के ग्रुप होते हैं एकजुट। अच्छा, कितने साथी नए हैं, जितने साथी नए हैं एक बार कमेंट करके अपना नाम और अपना स्टेट बताएंगे, और अपना गेम तो स्पेशली बताएंगे कि आपका मेजर गेम क्या है, जिससे आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कोई जॉब की ज़रूरत है तो मैं, या फिर किसी स्कूल कॉलेज को ज़रूरत है जॉब की, तो मैं बता सकूं, और आपका और उनका एक दूसरे से कांटेक्ट हो सके। ठीक है, हाँ जी लिख रहे हैं, मलिक लिख रहे हैं, सुशांता उड़ीसा, बबलू लिख रहे हैं बिहार से, राजकुमार कुश्ती लिख रहे हैं यूपी से। ठीक है, वॉलीबॉल गेम। ठीक है, मैं जल्दी एक गूगल फॉर्म वो करूंगा, दूंगा, तो आप सभी लोग उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और जिसमें अपना गेम नेम और भी जो भी आपको उसमें फॉर्मेलिटी लगेगी कि हाँ ये देना जरूरी है, वो आप सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, जिससे एक दूसरे का कांटेक्ट हो सके। ठीक है साथियों, तो स्मॉल ग्रुप जो होते हैं आमतौर पर एकजुट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर रखा है इसमें, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी महत्व सांख्यिकी परिकल्पना के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस
प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन स्टैटिकल हाइपोथेसिस। उसको क्या कहा जाता है? टेस्टिंग, फॉर्मिंग, डिस्कार्डिंग या फिर एक्सेप्टिंग। मलिक लिख रहे हैं कि मैं बहुत दिन से आपका स्टूडेंट हूँ। अच्छी बात है जी, पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना? सफलता मिलेगी एक दिन, जरूर मिलेगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर्स आ रहे हैं सभी लोगों के। टेस्टिंग, टेस्टिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी मांसपेशी को टेलर मांसपेशी के रूप में भी जाना जाता है? विच मसल्स इज आल्सो नोन एज द स्टेलेट मसल? साइटोरियस, गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस या फिर ट्रेपेजियस? किस मसल्स को कहा जाता है? कमेंट योर आंसर। किस मसल्स को, मांसपेशी को टेलर मसल्स कहा जाता है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं? साइटोरियस, टेलर मसल, जिसको दर्जी की मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपनी कॉपी में आप सभी लोग साइटोरियस मसल, गैस्ट्रोनोमियस, सोलियस एंड ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में भी लिखेंगे, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण का इष्टतम कोण क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू अचीव मैक्सिमम डिस्टेंस? ठीक है, 50 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री? अधिकतम दूरी को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्षेप जो होता है, प्रोजेक्शन जो होता है, उसका एंगल कितना होना चाहिए? कितनी ऊंचाई पे हम किसी चीज को फेंकेंगे तो ज्यादा दूरी वो कवर करेगा? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे मैं जेवलिन थ्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थ्रोइंग इवेंट में तो वो भी आता है। लोग कहेंगे थ्रोइंग इवेंट की तो 28.996 होता है, ठीक ना? जेवलिन थ्रो का क्या होता है? 28.96 एंगल होता है। ठीक है, तो ये होता है 45 डिग्री पे आप किसी चीज को फेंकेंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेगी? कवर करेगी। ठीक है, देख सकते हैं जब कोई वस्तु समान सतह पर फेंकी जाती है जहां छोड़ा और गिरा दोनों समान ऊंचाई पर, तो अधिकतम दूरी रेंज पाने के लिए सबसे उपयुक्त जो एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है। पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वेग संतुलन सबसे अच्छा माना जाता है, जिससे दूरी सबसे अधिक मिलती है साथियों। चलिए वीडियो को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट? ठीक है, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर गैस्ट्रिक लाइपेज? वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? वसा को पचाता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि टाइलिन एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, रेनिन क्या होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज ये क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। 13 नंबर क्वेश्चन है, और अभी तक आप ये सच बता दे रहा हूं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक ना? टाइलिन कहाँ पे पाया जाता है? सलाइवा में है हमारे, ठीक ना? पेप्सिन क्या होता है? ये किसको डाइजेस्ट करता है? तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रेनिन क्या करता है? ये दूध को फाड़ता है।
टाइलिनियम कहाँ पे? लार में। ठीक है, सलाइवा जिसको कहा जाता है। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो एक्सप्लेनेशन मैं लिखता हूँ या नीचे देता हूँ, तो आप लोग इसको वीडियो को दोबारा जब देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, इसको आप दोबारा पढ़ा करिए और लिखा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रशिक्षण के दौरान उल्टी की अनुमति किसके कारण होती है? देखिए प्रीवियस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग इज caused by कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑक्सीजन इनटेक, एड्रेनलिन, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब प्रशिक्षण हम करते हैं तो उस दौरान जो उल्टी की अनुभूति होती है वो क्या होती है? ठीक ना, क्यों होती है, किसके कारण होती है, और क्या क्या होता है उस टाइम। सबने ट्रेनिंग ली होगी और सबको पता होगा जरूर। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, मैंने बताया प्रीवियस वाला क्वेश्चन। आप सबके राइट आंसर आए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कठिन प्रशिक्षण या भारी व्यायाम के दौरान क्या होता है? मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है? शरीर एनारोबिक श्वसन करता है, जिसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है साथियों। और लैक्टिक एसिड जब अधिक जमा हो जाता है तो मांसपेशियों में क्या हो जाता है? जलन पैदा होती है, थकान होती है, उल्टी होती है, और जैसे क्या बोलते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, पैर आपके मचलने लगते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है यहाँ तक। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ठीक ना, क्या स्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? किसके कारण होती है विटामिन डी के कारण? एक बार शेयर करके यार लाइव की संख्या आप कम से कम 50 कर सकते हैं, नहीं तो मैं समझूंगा कि मेरे व्यूअर में और एक दूसरे में जोश और जुनून की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगता है कभी कभी, सच बता दे रहा हूँ। ग्राउंड पे तो हूं नहीं कि इतना पुशअप कर दूं। ऑनलाइन की दुनिया है, प्लेटफॉर्म की दुनिया है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कल की साइकोलॉजी आपने नहीं क्लास देखी है तो एक बार कल की क्लास आप लोग साइकोलॉजी की जरूर देखिएगा, जितने साथी नए हैं। ठीक ना, और भी मैंने जितनी ये अब तक ये 20 नंबर की क्लास है साथियों, और 20 नंबर क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज हो जाएगी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को एक बार आप सभी लोग जा करके देखिए। जितने साथी नए हैं एक बार उसका रिवीजन आप लोग जरूर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा? क्वेश्चन आंसर क्लियर होते जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो विटामिन डी के कारण क्या होता है? ये रिकेटस होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? कौन सी विटामिन के कारण होता है? हाँ, अच्छा लिख रहे हैं राजकुमार यादव जी। हड्डी व्याधि में विटामिन डी का कैल्शियम अवशोषण। और विटामिन डी किससे मिलती है? सूर्य की रोशनी से मिलती है, हल्की जब धूप होती है। ठीक ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? किसी ने नहीं लिखा। जितना ज्यादा मैं कहता हूं आप लिखेंगे उतना बेटर रहेगा। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण क्या होता है? बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, रात्रि का अंधापन जिसको कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में आप अपनी नोट्स बुक में साइंटिफिक नेम के भी बारे में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा साथियों आप लोग लिखेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन यही एग्जाम में आते हैं और यही सब गलतियां कर जाते हैं सब लोग।
तो ऐसी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस डेकाथलॉन इवेंट के दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा है? विच इज द फर्स्ट इवेंट ऑन द सेकेंड डे ऑफ मेंस डेकाथलॉन इवेंट? 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल, 100 मीटर रेस या फिर 1500 मीटर रेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये पहले समझना जरूरी है। जो मेंस की बात हो रही है, मैन की, यहाँ पे पहली बात तो मैन की बात हो रही है। और मेंस डेकाथलॉन, डेकाथलॉन किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए होता है। इसमें कुल कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट होते हैं। और 10 दिन होते हैं तो कितने इवेंट चलते हैं? 2 दिन होते हैं। अब हमें ये देखना है फर्स्ट डे में क्या क्या होता है और सेकेंड डे में कौन कौन से इवेंट होते हैं। अब कमेंट करके आप फटाफट आप सभी लोग बताएं कि फर्स्ट डे का इवेंट क्या होता है और सेकेंड डे का इवेंट क्या होता है। ठीक ना। देखिए एक लोग लिख रहे हैं 1500 मीटर। अमनप्रीत क्यों गलती कर रहे हैं भाई? ये पूछा जा रहा है मेंस डेकाथलॉन इवेंट के दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा है। पहले दिन की बात नहीं हो रही है, सेकेंड डे का दूसरे इवेंट की बात हो रही है। ये क्या है? 100 मीटर, ठीक ना, रेस। लॉन्ग जंप, ये क्या है? लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर, ठीक ना। और ये है आपका 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, और ये क्या है? जेवलिंग थ्रो। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मेंस डेकाथलॉन के दूसरे दिन का पहला इवेंट कौन सा है। दूसरे दिन का पहला इवेंट, तो दूसरा दिन तो यही है हमारा ना। और पहला इवेंट क्या है? 110 मीटर हर्डल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 मीटर हर्डल। ये गलतियां नहीं करना है, मैं बहुत सारी वीडियो में एक क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, ठीक ना। अच्छा अब देखिए इसमें ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन फॉर यू एंड कमेंट योर आंसर, आई एम लुकिंग एवरीवन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि मेंस डेकाथलॉन में, ठीक है, कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, ट्रैक इवेंट, और कितने क्या होते हैं? फील्ड इवेंट होते हैं। कमेंट करके जल्दी बताएं कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, कितने फील्ड इवेंट होते हैं। सामने साफ साफ लिखा है, पढ़ के बताना है सिर्फ आपको। और ये जान लीजिए श्योर है कि एग्जाम में आना है क्वेश्चन। एथलेटिक्स अगर पूछता है तो एथलेटिक्स में डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से क्वेश्चन श्योर है आना, ठीक है। हाँ ठीक है, राइट आंसर आपके आ रहे हैं कि कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, तो 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। 1, ये आपका हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या हो गए? आपके ट्रैक इवेंट हो गए, ठीक है। 4 ट्रैक इवेंट हो गए। फील्ड इवेंट कौन से हो गए? लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो। ये 6 हो गए। ये क्या हो गए? फील्ड इवेंट हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 इवेंट, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मेंस डेकाथलॉन में दूसरे दिन का लास्ट इवेंट कौन सा होता है। डेकाथलॉन में मेंस में दूसरे दिन का अंतिम इवेंट, लास्ट इवेंट कौन सा होता है।
तो दूसरे दिन का जो लास्ट, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे, दूसरे दिन का लास्ट इवेंट जो होगा क्या होगा, ये 1500 मीटर ये रेस होगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले दिन का लास्ट इवेंट कौन सा होता है? जैसा कि आपने अगर ये एमआरएस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा गया पहले दिन का लास्ट इवेंट क्या होता है, पहले दिन का दूसरा इवेंट क्या होता है, और दूसरे दिन का दूसरा इवेंट क्या होता है, पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बहुत घुमाया जाता है। एक क्वेश्चन को बनाने का जो उसका एल्गोरिदम है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से क्या लिब्रो पर प्रतिबंध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिब्रोज आर प्रोहिबिटेड इन वॉलीबॉल? ठीक है, क्या नहीं कर सकता है एक लिब्रो? सर्व, ब्लॉक, स्मैश, या फिर ऑल ऑफ द एबव। वॉलीबॉल गेम में लिब्रो प्लेयर होता है, वो क्या नहीं कर सकता है? वाह रे मेरे दोस्तों, क्या बात है! आपने तो इतना लाइक भर भर के कर दिया है कि पूछिए नहीं, दिल खुश हो जाता है कभी कभी, सच बता दे रहा हूँ। कोई नहीं जी, होता है। ये दौर बहुत बुरा दौर है। यहाँ लोग अपना काम निकालते हैं इस दौर में, इस दुनिया में। ठीक ना, किसी का कोई मतलब नहीं किसी से। ठीक ना, चलिए। तो एक जो वॉलीबॉल प्लेयर होता है क्या नहीं कर सकता है? स्मैश नहीं कर सकता है, ब्लॉक भी नहीं कर सकता है, और सर्व भी नहीं कर सकता है। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। वह लिब्रो जो प्लेयर होता है उसकी जर्सी अलग होती है, वो हमेशा होता है कहाँ पे होता है, वो बैक जोन में ही खेलता है। कहाँ पे? बैक जोन में। ये क्या होता है? डिफेंसिव प्लेयर होता है ये। ठीक है, ये कभी भी टीम में एंट्री मार सकता है और बाहर आ सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन इसके लिए फ्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। सार्कोमेयर किसका बना होता है? सार्कोमेयर इज मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। सार्कोमेयर जो होता है ये किसका बना होता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए आगे आंसर क्या? सार्कोमेयर जो होते हैं ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। अब इसमें आप कमेंट करके बता देंगे थिन फिलामेंट कौन से होते हैं और थिक फिलामेंट कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया के निदान के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोपिया? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बोथ ऑफ दीज टुगेदर, या फिर नन ऑफ द एबव? हाँ सही बात है। एक्टिन क्या होता है? थिन फिलामेंट होता है, और मायोसिन मोटा फिलामेंट होता है। चलिए, तो मायोपिया के निदान के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है साथियों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया के निदान के लिए, कॉनकेव लेंस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बास्केटबॉल में पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर इज इन बास्केटबॉल? सलीम दुर्रानी,
सबरजीत सिंह, पृथ्वीपाल सिंह या फिर संदीप बयाला। बास्केटबॉल खेल में पहला अर्जुन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ठीक ना? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? कितनी धनराशि दी जाती है? और एक प्लेयर का जो पिछला रिकॉर्ड ये कितने साल का होता है, ये सब देखा जाता है और पूछा जाता है। ठीक ना? और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी गेम्स की, जितने भी हैं गेम्स, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, रेसलिंग, ठीक ना, फेंसिंग, जो भी गेम्स हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है, उन सब के पहला अर्जुन अवार्ड, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर रहा हूं, और ध्यानचंद पुरस्कार, इन सभी के पहला नेम आप याद रखेंगे, और लेटेस्ट मतलब ओल्ड और लेटेस्ट दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको देखा, मैंने लगाया होगा प्रोडक्ट में एक बुक होगी आपको, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद के नियम। ठीक है? अगर आप खेलकूद के नियम वाली बुक को लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर परचेज करिए। मैं ये दावे के साथ आप सभी लोगों के साथ कह रहा हूं, ठीक है, कि इतनी अच्छी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली, ये सच बता दे रहा हूं। ठीक है? वैसी बुक आपको नहीं मिलने वाली। आपको सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड, किसी भी गेम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हाँ, वो बुक हिंदी में है साथियों। ठीक है? मैं लगाना भूल गया हूँ उसको, तो अभी लग जाएगा, जैसे क्लास खत्म होगी तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना? चलिए, तो राइट आंसर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग क्या दे रहे हैं, सबरजीत सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1961 में ही इनको मिला था। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो बना चुका हूं अमनप्रीत जी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन में एक अधिकारी नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल इन बैडमिंटन? टाइम कीपर, सर्व जज, सर्विस जज, एम्पायर या फिर रेफरी? कौन सा बैडमिंटन का एक अधिकारी नहीं होता है? ठीक ना? अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो ना, काहे गलती कर रहे हो यार? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन बैडमिंटन में एक अधिकारी नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल इन बैडमिंटन? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब इतना थोड़ा सा यार प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करो कि यार आप सभी लोग, कि जो बैडमिंटन होता है ये किसका गेम होता है? ये तो पॉइंट का होता है ना। तो जब पॉइंट का होगा तो उसमें टाइम कहाँ से आएगा? आप लोग टाइम दे रहे हैं, टाइम तो आएगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम कीपर ही तो होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी ये होते हैं सभी, सर्विस जज होते हैं, एम्पायर और रेफरी सभी होते हैं। ठीक ना? हाँ, ये चीजें कभी कभी ख्याल रखा करिए, गलतियां नहीं करना है आपको एग्जाम में। ठीक ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल पुरुष जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को कहा जाता है? फुटबॉल मेंस जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? बीसी राय ट्रॉफी, डूरंट कप, सुब्रतो कप या फिर रोवर्स कप? इसमें किसकी बात हो रही है? जूनियर की बात हो रही है। ठीक है? जूनियर नेशनल की चैंपियनशिप कौन सी होती है? और इसके साथ साथ एक चीज और है, ये चारों जो नाम दिए गए हैं ना, ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये सभी फुटबॉल से। ठीक ना? किससे? फुटबॉल से ही ये रिलेटेड है। ये
पहली बात तो ये आपको याद कर लेना कि रोवर कप, सुब्रतो, दुरन और बीसी राय ये सभी फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, जबकि पूछा क्या जा रहा है इसमें जूनियर नेशनल, तो ये बीसी राय ट्रॉफी होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड कप की शुरुआत कब से हुई है? तो 1988। और रोवर्स कप शायद कब है, क्या है, कमेंट करके बताएंगे भाई। 1960 है क्या, आई थिंक, रोवर्स कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को भारतीय खेलों के मक्का के रूप में जाना जाता है? विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द पिलर ऑफ इंडियन स्पोर्ट? किसकी बात हो रही है? पिलर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। ये क्या लिखे हैं जी एक लोग, हरिचंद बैठ का। जी आपका नाम इतना बड़ा है, मुझे पढ़ने में ही समस्या आ रही है, क्योंकि सब एक में मिला जुला है, मिली जुली सरकार है, समझ नहीं आ रहा है सब। सर जी कौन सी बुक के बारे में बोल रहे थे? बुक का फोटो, ठीक है जी, अभी मैं उसको लगा दूंगा उस बुक को, जैसे वीडियो इन खत्म हुई और खत्म होने के लगभग आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में लगी है। उस बुक का नाम नाम है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के नियम। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के नियम, सचिन कुमार आर्य जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के नियम। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सचिन कुमार के द्वारा लिखी गई है, सचिन कुमार आर्य जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये बुक आप सभी लोग एक बार जरूर परचेज करिए। ठीक है, मैंने रिव्यू दे रखा है इसका, और मैं आपको एक बार और दे दूंगा, आपको प्रोडक्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी ये बुक। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NSNIS, ठीक ना? राइट आंसर हो जाएगा NSNIS। ठीक है, भारतीय खेलों को क्रिकेट का मक्का इसको कहा जाता है। हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि साई कब स्टेब्लिश हुई, IOA कब स्टेब्लिश हुआ, YMCA और NSNIS ये कब कब स्टेब्लिश हुए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे प्रीत जी ने लिखा है कुछ चीजें, बाकी लोग तो नहीं लिखे हैं। ठीक ना, नहीं लिखे हैं तो लिखिए। यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में जरूर लिखना आप सब लोग साथियों। ठीक है, नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में तो कॉपी में जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरन पियरे डी कुबर्टिन का निधन कब हुआ? When did बैरन पियरे डी कुबर्टिन डाई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937, 1948, 1915 या फिर 1926? बैरन पियरे डी कुबर्टिन की मृत्यु कब हुई थी? तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 1937? ठीक है, 1973। और यही है बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता, फादर हैं, समझ लीजिए पिता, तो इन्हीं की देन है। ठीक ना, और 1 जनवरी 1863 को ये इनका जन्म हुआ था, और कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ठीक ना, कहाँ पे आयोजित किए गए थे? रोम में, पेरिस में, एथेंस में या फिर लंदन में? ठीक है,
कहाँ पे आयोजित किए गए थे साथियों? कमेंट करके बताएंगे एक बार आप सभी लोग। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा आप सभी लोग।